नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। आज हम लोग विधानमंडल के एक सदन विधानसभा से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, हाँ किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो या किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। आज हम लोग देखेंगे विधानसभा से रिलेटेड उनका गठन कैसे होता है, उनकी कार्यकाल क्या होती है, विधानसभा का गठन कैसे होता है और उनकी कार्यकाल बोले तो विधानसभा का जब चुनाव होता है तो यहाँ से एमएलए मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम लोग विधायक कहते हैं, विधायक का कार्यकाल कितना दिनों तक होता है, उनकी योग्यता क्या होती है इस चुनाव को लड़ने के लिए, विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए एक व्यक्ति की योग्यता क्या होनी चाहिए, उनको शपथ कौन दिलाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष। चूंकि आपको पता है कि विधानसभा के मेंबर का एक अध्यक्ष होते हैं जो उनके मुखिया के तौर पे काम करते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि विधानसभा के सदस्यों अर्थात एमएलए, जिसे हम लोग विधायक कहते हैं, विधायकों का एक मुखिया के तौर पे काम करते हैं, जिसको हम लोग विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं। अगर अध्यक्ष ना हो तो अध्यक्ष के कार्य को उपाध्यक्ष संभालते हैं। तो इनके बारे में देखेंगे कि इनकी क्या शक्तियाँ हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनको हटाया कैसे जा सकता है। ठीक है, कोरम क्या है, साढ़े का पॉइंट है कि कोरम कई अगर आप किताब पढ़िएगा तो कोरम जैसे वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। सदन में मतदान क्या है, साधारण विधेयक किसे कहते हैं, धन विधेयक किसे कहते हैं। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं विधानसभा। इससे रिलेटेड आपको कुछ जानकारी दे देते हैं दोस्तों। अगर जैसा कि हम थोड़ा सा तुलनात्मक चीज़ों को पढ़ें, अगर हम लोग केंद्र सरकार की बात करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं संसद, और अगर हम लोग राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार में जो विधेयक बनते हैं वो विधानमंडल, जैसे संसद के बराबर हम लोग विधानमंडल कह सकते हैं। हालांकि ये राज्य लेवल का ये है लेकिन ये केंद्र लेवल का है। संसद के अंतर्गत दो सदन आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लोकसभा और दूसरा कहते हैं हम लोग राज्यसभा। वैसे ही विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, जिनका नाम होता है विधानसभा और इनका एक नाम होता है विधान परिषद। थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कीजिएगा। देखिए, जैसे लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, वैसे हम लोग विधानसभा को जनता का सदन, निम्न सदन कहते हैं। अर्थात लोकसभा का तुलना विधानसभा से किया जा सकता है। हालांकि विधानसभा एक राज्य लेवल का ये सभा है, लेकिन यह सभा जो है केंद्र लेवल का है। ठीक है, राज्यसभा उच्चतम सदन है, वैसे विधान परिषद भी उच्चतम सदन है। तो चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा कि लोकसभा का बराबर विधानसभा से किया जा सकता है और राज्यसभा का बराबरी विधान परिषद से किया जा सकता है। चलिए, अब प्रश्न ये आता है कि हम लोग सुनते हैं कि विधानसभा सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में क्यों नहीं है। प्रश्न ये आता है। इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि विधान परिषद है कहाँ है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश पहला आप लोग लिखिएगा, आंध्र प्रदेश में है। दूसरा महाराष्ट्र में है। तीसरा कर्नाटक में है। चौथा तेलंगाना में है। और आप लोग पांचवा लिखिएगा बिहार में है। और छठा लिखिएगा आपका उत्तर प्रदेश में है। कोई किताब में आपको जम्मू या कश्मीर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये पहले की किताब में देखने को मिलेगा, अब की किताब में ये देखने को नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं देखने को मिलेगा? जब 2019 अधिनियम लाया गया, इसमें यहाँ से विधान परिषद को हटा दिया गया। अर्थात आप अगर नए किताब में पढ़िएगा तो आपको यहाँ इतने विधान परिषद देखने को मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में,
तेलंगाना में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में, 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है। अब प्रश्न ये आता है कि विधान परिषद सभी राज्यों में क्यों नहीं अपनाया गया है। बात ये भी है कि विधानसभा को सभी राज्यों में अपनाया गया है, लेकिन विधान परिषद को सभी राज्यों में क्यों नहीं अपनाया गया है। तो ये बात है कि विधान परिषद को सभी राज्यों में इसलिए नहीं अपनाया गया है क्योंकि इसे अपनाने के बाद विधायी कार्य में विलम्ब होता है। विधायी कार्य में विलम्ब होता है। विलम्ब होता है। दूसरा, क्योंकि विधायी कार्य में विलम्ब होता है और यहाँ के सरकारों को इसका जो है ज़्यादा लाभ कम दिखाई देता है और हानि इसकी ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि इसमें भी चुनाव की प्रक्रिया होती है। चुनाव की प्रक्रिया होती है और इस चुनाव में धन खर्च करना उचित नहीं समझा जाता है। धन खर्च करना उचित नहीं समझा जाता है। अब प्रश्न आता है कि क्या विधायी कार्य विलम्ब कैसे होता है। विधायी कार्य विलम्ब कैसे होता है। चलिए, कोई भी अगर राज्य लेवल पे कोई भी कानून बनानी हो तो पहले प्रस्ताव मान लिया जाए, विधानसभा में पेश किया जाता है, फिर विधान परिषद में पेश किया जाएगा। तो विधानसभा से पास किया गया, फिर विधान परिषद से पास किया गया, फिर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद में भी भेजना पड़ेगा, क्यों? तो यहाँ कुछ ना कुछ टाइम तो जरूर लगेंगे। लेकिन अगर सिर्फ विधानसभा ही है तो सिर्फ विधानसभा से पास करके राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा, राज्यपाल स्वीकृति के लिए। और विधान परिषद है नहीं तो इनके पास भेजा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं अगर विधान परिषद नहीं है तो इनके पास भेजा नहीं जाएगा, और भेजा नहीं जाएगा तो इनके पास टाइम ही नहीं लगेगा। तो यह हो गया ना, विधायी कार्य में विलम्ब अब यहाँ नहीं होगा। विलम्ब नहीं होगा अगर विधान परिषद नहीं है तो सिर्फ एक सदन से पास करके राज्यपाल के पास भेज दीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। अब प्रश्न ये आता है कि अगर कोई भी राज्य अपने विधान परिषद को अपने स्वेच्छा से हटा सकते हैं और अपने स्वेच्छा से ला सकते हैं, तो यह क्या प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया ये होती है दोस्तों कि कोई भी राज्य अगर विधान परिषद को अपनाना चाहे, अगर कोई भी राज्य विधान परिषद को अपनाना चाहे तो क्या करना होगा। तो विधानसभा विधानसभा के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। इस प्रस्ताव पास करने के बाद कोई भी राज्य विधान परिषद को अपना सकता है। चलिए अब हम लोग आते हैं पॉइंट पे क्या है कि विधानसभा से रिलेटेड अगर हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो हम लोग ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि विधानसभा से रिलेटेड कौन कौन से अनुच्छेद में इनका पूरा वर्णन मिलता है। तो हम आपको बता दें 168 से 212 के बीच इनका वर्णन मिलता है। इनके कार्यकाल के बारे में, इनके वेतन के बारे में, इनके शक्ति के बारे में, इनके विशेष अधिकार के बारे में अगर हम आपको शॉर्ट बोलें तो विधानसभा से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आती है वह आपको अनुच्छेद 168 से 212 के बीच देखने को मिलेंगे। हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद लिखवाने की कोशिश किए हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 170 क्या है। अनुच्छेद 170 क्या है, कहता है कि कोई भी राज्य में विधानसभा की व्यवस्था होनी चाहिए, विधानसभा होना चाहिए। 178 क्या कहता है। 178 कहता है कि विधानसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या बोलता है, एक अनुच्छेद 194 क्या बोलता है। अनुच्छेद 194 ये बोलता है कि सदन में बैठे हैं, अगर जितने भी विधायक सदन में बैठे हैं अर्थात विधानसभा में बैठे हुए हैं तो उसको बोलने की अनुमति जो देंगे वो विधानसभा के अध्यक्ष देंगे। अर्थात सभी विधायकों को बोलने की जो अनुमति देंगे वो विधानसभा के अध्यक्ष देंगे। ठीक है, आप ये इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब प्रश्न ये आता है कि
मान लिया जाए कि झारखंड में टोटल विधायकों की संख्या 82 है, जिसमें से हम आपको लगातार बताते ये आ रहे हैं कि 81 जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और एक जो होता है वह नॉमिनेटेड होता है, नॉमिनेटेड होता है। ठीक है, एक नॉमिनेटेड होता है, वह राज्यपाल नॉमिनेट करता है, राज्यपाल मनोनीत करता है। अब खेला होता है 81 में ही निर्वाचन होता है। अब प्रश्न ये आता है कि सामान्य वर्ग को कितने सीटें दी गई है, सामान्य वर्ग को कितने सीटें दी गई है विधानसभा के सीटों में। अनुसूचित जनजाति को कितने दी गई है और अनुसूचित जाति को कितने दी गई है, अनुसूचित जाति को कितने दी गई है। तो सामान्य वर्ग को जो दिया गया है वह टोटल 44 सीटें दी गई है। अनुसूचित जनजाति को जो सीटें दी गई है वो 28 सीटें दी गई है और आपको अनुसूचित जाति को जो दी गई है वह 9 सीटें दी गई है। आप इसे जब ऐड कीजिएगा तो आपका टोटल 81 आएगा और एक जो है इधर से आपका एक है तो टोटल 82 आएगा। एक तो नॉमिनेट करते हैं राज्यपाल, उनकी अलग की बात है, इतना में इलेक्शन होता है, लोग जो होता है जनता इनको डायरेक्ट चुनने की काम करती है, जैसा कि आप भी मत करते होंगे। ठीक है, तो सामान्य वर्ग को 44 सीटें दी गई है, अनुसूचित जनजाति को 28 सीटें दी गई है और 9 सीटें अनुसूचित जाति को दी गई है, अनुसूचित जाति को दी गई है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं पॉइंट पे आते हैं कि विधानसभा का गठन कैसे होता है। विधानसभा का गठन, अगर हम लोग गठन की बात करें दोस्तों, गठन की बात करें तो विधानसभा सदस्यों को जो चुनने की काम करते हैं, विधानसभा सदस्यों को चुनने की जो काम करते हैं वो डायरेक्ट जनता चुनती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधानसभा सदस्यों, जिसे हम लोग MLA कहते हैं, उनको डायरेक्ट जनता चुनने की काम करती है, जनता चुनने की काम करती है। अब इसमें बात आता है कि क्या कोई भी राज्य में कितने भी विधायक हो सकते हैं या कम से कम कितने हो सकते हैं और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि कम से कम अर्थात कोई भी राज्य में न्यूनतम विधायकों की संख्या जो निर्धारित की गई है वह 60 निर्धारित की गई है और अगर अधिकतम की बात करें तो अधिकतम 500 निर्धारित की गई है। अब इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी राज्य में कम से कम अगर विधायक होंगे तो 60 से कम नहीं होंगे, 61-62, जैसा कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाएं कि झारखंड में 82 हैं, कहीं ना कहीं 60 से ऊपर और 500 से नीचे हैं और अधिकतम 500 तक होना चाहिए। जैसे देखिएगा कि अब बात ऐसी आती है कि कौन से राज्य में अधिक विधायकों की संख्या दे देनी चाहिए, किस राज्य में कम विधायकों की संख्या देनी चाहिए। तो ये हम नहीं और आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं। राज्य के किसी भी राज्य के विधायकों की संख्या उनके क्षेत्रफल, राज्य की क्षेत्रफल और राज्य की जनसंख्या पे निर्धारित की जाती है। अर्थात अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक है, उनका क्षेत्रफल भी अधिक है, तो ऑब्वियसली सी बात है वहाँ का जो विधायकों की संख्या होगी वह अधिक होगी। तो आपको अगर हम मोटे तौर पे समझाएं तो विधायकों की जो संख्या निर्धारित की जाती है वह किसी भी राज्य का क्षेत्रफल और जनसंख्या पे निर्धारित की जाती है, जनसंख्या पे निर्धारित की जाती है। एग्जाम्पल अगर देखिएगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ है तो यूपी में। क्यों है यूपी में? क्योंकि यूपी की जो क्षेत्रफल है अधिक है और जनसंख्या यहाँ का भी अधिक है, तो इसलिए यहाँ अधिक सीटों दी गई है। अब थोड़ा सा एक्सेप्शन मतलब अपवाद में कुछ राज्य हैं जिन्होंने 70 से भी कम है। आप कौन कौन से हैं तो हैं, देखिए आप लिखिएगा। अपवाद में ऐसे राज्य हैं जिनको 60 से भी सीटें कम दी गई है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, जिनको सीटें जो 3 राज्यों को दी गई है वह 30 सीटें दी गई है, 30 सीटें दी गई है। अब आता है कुछ और है मिजोरम और नागालैंड।
मिजोरम और नागालैंड, इनको जो सीटें दी गई है वह 40 से 46 के बीच दी गई है, 40 और 46 के बीच दी गई है, ठीक है, क्योंकि यह जनसंख्या और क्षेत्रफल कम होगा। कुछ बात ऐसे है कि सिक्किम और नागालैंड में कुछ विधायकों को डायरेक्ट चुन लिया जाता है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इससे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इनके गठन अब आता है कि ठीक है, हम लोग निर्वाचन में देख लिए कि मान लिया जाए, अगर हम लोग एग्जाम्पल लिए झारखंड का कि 81 और एक जो है नॉमिनेटेड होता है, तो ये नॉमिनेटेड की प्रावधान क्या है, आपको हम बता दें दोस्तों कि नॉमिनेटेड का जो प्रावधान वास्तविक रूप में था वो 1960 ही तक था, 1960 तक था कि विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा एक व्यक्ति को नॉमिनेटेड किया जाएगा, अर्थात मनोनयन किया जाएगा। लेकिन 1960 तक प्रावधान था, ये 10 साल तक बढ़ते गया, 10 साल तक बढ़ते गया। फाइनली 95वें संविधान संशोधन 2009 में हुआ। 95वें संविधान संशोधन 2009 में हुआ। इसमें यह बताया गया कि अब जो नॉमिनेटेड करने की प्रक्रिया होगी वह 2020 तक होगी। इसी तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को कुछ विशेष छूट दिए जाते हैं, या विशेष जो छूट की प्रक्रिया थी, विशेष छूट की जो प्रक्रिया थी वो 1960 तक ही थी, लेकिन फिर इसमें से जब 10-10 साल फिर इसमें भी इंक्रीज कर दिया गया। लेकिन जब 95वें संविधान संशोधन 2009 में हुआ, इसे भी बढ़ा कर 2020 तक कर दिया गया, 2020 तक कर दिया गया। तो चीज़ें आपको समझ आ गई कि नॉमिनेटेड की प्रावधान कब तक थी और कब तक है। चलिए, फिर अगर संशोधन होगा फिर बढ़ाया जाएगा तो अलग की बात है। जो अब तक की जो डाटा है ये है। देखिए, आप देख लिए कि विधानसभा सदस्यों को जनता डायरेक्ट चुनने की काम करती है। अब देखते हैं कि इनका कार्यकाल क्या होता है। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, तो विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष होता है। तो क्या मन में ये प्रश्न आता है कि क्या फिक्स 5 वर्ष होता है, तो फिक्स 5 वर्ष नहीं होता है। अगर सरकार पहले गिर जाती है, तो इनको इस्तीफा, सभी सदस्यों को इस्तीफा देना पड़ेगा। इनका 1 साल कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है अगर राष्ट्रपति शासन लगे तो। अब प्रश्न ये आता है कि राष्ट्रपति शासन लगे तो 1 साल इनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, यह काम कौन करेंगे, तो ये काम जो करते हैं वो संसद निर्धारित करते हैं और इनका 1 साल कार्यकाल बढ़ाते हैं। तो इनके कार्यकाल के संबंध में आपको चीज़ें समझ आ गई। देखिए, अब देखते हैं कि इनकी योग्यता क्या होती है। किसी भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति को योग्यता क्या होनी चाहिए, तो हम आपको बता दें दोस्तों। देखिए, जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए, आपको पता होगा न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वह कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, दिवालिया या पागल नहीं घोषित होना चाहिए, चौथा, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, आप चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। ये सारे जो क्राइटेरिया होते हैं, ये जो एबिलिटी होती है, योग्यता होती है विधानसभा सदस्य चुनाव लड़ने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि इनको शपथ क्यों दिलाते हैं। मान लिया जाए कोई भी विधानसभा का सदस्य, जिसे हम लोग MLA कहते हैं, वो चुनाव को जीत जाते हैं, तो उनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो उनको जो शपथ दिलाने की कार्य करते हैं दोस्तों, वो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि अगर राज्यपाल करते हैं, ठीक है, राज्यपाल अगर नहीं दिलाए हैं, बिजी हैं, कहीं क्या हैं, तो राज्यपाल किसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे कि भाई जा इस MLA को शपथ दिला दे। कहने का मतलब ये है कि
किसी भी एमएलए को जो शपथ दिलाने के काम करते हैं वो राज्यपाल करते हैं, और राज्यपाल अगर ना हो, राज्यपाल की अनुपस्थिति में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति भी एमएलए को शपथ दिला सकते हैं। चीज़ें समझ आ गई होगी। अब प्रश्न ये आता है, प्रश्न अब यहाँ ये निकल के आता है कि क्या शपथ के दौरान क्या बोलते हैं, शपथ के दौरान क्या क्या बोलते हैं। तो शपथ के दौरान जो सब व्यक्ति संविधान के प्रति बोलते हैं वो ये भी बोलते हैं, ये बोलते हैं कि संविधान के प्रति सच्चा एवं श्रद्धा बनाए रखूँगा, संविधान के प्रति सच्चा एवं श्रद्धा बनाए रखूँगा। ठीक है। विधि के समक्ष, कौन सी विधि, संविधान की विधि के समक्ष लोगों के बीच न्यायपूर्ण तरीके से न्याय करूंगा। ठीक। तीसरा ये है कि लोगों में अखंडता बनाए रखूंगा। अखंडता मतलब एक दूसरे को टूटने नहीं दूंगा, खंड खंड में विभाजित नहीं होने दूंगा, इसी को हम लोग बोलते हैं अखंडता। अब प्रश्न आता है कि विधानसभा का गठन देख लिए, कार्यकाल देख लिए, योग्यता देख लिए, शपथ देख लिए, तो क्या विधानसभा मेंबर जिससे हम लोग एमएलए करते हैं क्या उन्हें कभी निकाला भी जा सकता है क्या? हाँ, उनको निकाला भी जा सकता है। किन किन कंडीशन में निकाला जा सकता है? अगर वे कोई चुनावी अपराध किए हों, चुनावी अपराध किए हों तो भी उन्हें निकाला जा सकता है। दूसरा, चुनाव में जितने भी खर्च आए हैं उनका विवरण अगर देने में सफल ना हो, असफल हो तो भी निकाला जा सकता है। अर्थात उनको चुनाव में जितने भी खर्च आए हैं वो उनको डाटा देने में सफल रहे हों तो नहीं निकाला जा सकता है। अगर वे असफल रहे हो किसमें? चुनावी खर्च का विवरण देने में। तीसरा आप लोग देखिएगा, दिवालिया घोषित ना हो। चौथा आप लोग लिखिएगा कि सती प्रथा तथा चाहे दहेज प्रथा जैसे को बढ़ावा ना दिया हो। अगर ये बढ़ावा देते हैं तो इनको अपने पद से निकलना पड़ेगा। इन सारी कंडीशन में इन्हें निकाला जा सकता है। अब देखते हैं कि त्यागपत्र के द्वारा भी निकल सकते हैं। अगर लगता है कोई भी विधायक को कि हम तो भाई चुनाव तो जीत गए, लेकिन जो लोगों का प्रेशर ये है कि उनके क्षेत्रों में हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो वैसी स्थिति में वे विधायक अपने त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। अगर त्यागपत्र की अगर हम लोग संबंध में बात करें तो उनको जो त्यागपत्र देना होगा वो कोई भी सदस्य, अर्थात हम लोग एमएलए सदस्य की बात कर रहे हैं, वे अपने त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकते हैं अगर उनसे कार्यभार नहीं संभाला जा सकता है। तो अब आता है कि अनुपस्थिति कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी विधायक सदन में बैठक चल रही हो और वे लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित हो, अर्थात प्रेजेंट ना हो, तो वैसी स्थिति में निकाला जा सकता है। 60 दिन अगर वे प्रेजेंट ना हो तो वैसी स्थिति में उन्हें निकाला जा सकता है। अन्य कहने का मतलब कि अगर कोई भी विधायक कहीं का राज्यपाल चुन लिया जाता है, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा, राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, या उनको न्यायालय उनके चुनाव को अमान्य घोषित करती है, तो वैसी स्थिति में विधानसभा के मेंबर को उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। चलिए देख लिए इन निहरताएं क्या है, त्यागपत्र क्या है, अनुपस्थिति क्या है और अन्य कंडीशन उनके पास क्या आ सकता है।
ठीक है, ऐसी स्थिति में उन्हें निकाला जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष क्या है, कौन होते हैं, चुनाव कैसा हो इनका जो सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है और इनकी क्या भूमिका होती है। ठीक है, भूमिका के तौर पे अगर विधानसभा मेंबर की बात की जाए तो वे अपने जनता को संचालित करने की काम करते हैं। अब हम लोग देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष का क्या कार्य होता है। विधानसभा अध्यक्ष, अगर विधानसभा अध्यक्ष की कार्यकाल की बात की जाए तो पहला ये बात आती है कि विधानसभा के अध्यक्ष सभी विधायकों के मुखिया के तौर पे काम करते हैं, मुखिया के तौर पे काम करते हैं। तो पहला कंडीशन ये है कि इनकी जो होती है वह चुनाव कैसी होती, चुनाव हम लोग नहीं कह सकते हैं, उसको नियुक्ति कैसे होती है, नियुक्ति। तो सारे जो विधायक होते हैं, जितने भी विधायक होते हैं एमएलए, उन्हीं विधायकों में से एक को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, नियुक्ति। अब नियुक्ति ऐसे होती है, इनको हटाया भी जा सकता है, इनको हटाया भी जा सकता है। हटाया कैसे जा सकता है, अगर ये अपने सदन में विश्वास मत खो देते हैं, विश्वास मत खो देते हैं तो भी इन्हें निकाला जा सकता है। विधानसभा के प्रति अगर विश्वास मत खो देते हैं तो इनको निकाला जा सकता है। नहीं तो ये अपने स्वेच्छा से भी निकल सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये आता है कि इन्हें ये अपने स्वेच्छा से भी निकल सकते हैं। इनको लगता है कि हमको विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यभार नहीं संभाला जाता है, हमसे संचालित नहीं हो पा रही है, तो वे अपने त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को दे सकते हैं, त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। तीसरा, विधानसभा के मेंबर को लगता है कि ये जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो विधानसभा के जितने भी मेंबर होते हैं, जितने भी एमएलए हम लोग कह देते हैं, एमएलए होते हैं, वे समस्त सदस्य बहुमत पारित करके, समस्त बहुमत पारित करके विधानसभा अध्यक्ष को निकालते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को जबरदस्ती निकाला जाता है, बोल दीजिए, अच्छे ढंग से काम नहीं करते हैं तो। अब बात आता है कि एमएलए जो समस्त सदस्य बहुमत जो पारित करेंगे वो क्या इनको जानकारी नहीं दिया जाएगा? नहीं, इनको 14 दिन पहले जानकारी दे दिया जाएगा कि जो आप काम कर रहे हैं, आपके कामों से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, आपके खिलाफ समस्त सदस्य बहुमत पारित किया जा रहा है, तो आप इनको 14 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष को यह सूचित कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या हटाने की प्रक्रिया भी देख लें। अब हम लोग देखते हैं कि इनके पास शक्तियाँ क्या होती है। विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते इनके पास जो होती है वो शक्तियाँ क्या होती है, तो हम आपको बता दें दोस्तों। ये एक तो पहली बात, मुखिया के तौर पे काम करते हैं, विधानसभा में एक मुखिया के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, धन विधेयक आपको बताएंगे कि धन विधेयक क्या है। धन विधेयक इनके पूर्व अनुमति के बाद ही लाया जाता है, पूर्व अनुमति के बाद ही लाया जाता है। ठीक है, तीसरा, कोई भी एमएलए को सदन में बोलने की अनुमति देते हैं। एक निर्णायक मत देते हैं, ठीक है। चौथा, कोरम के अभाव में सदन की बैठक को स्थगन करते हैं, सदन की बैठक को स्थगन करते हैं। ठीक है, अब चीज़ें समझिए। कोई भी एमएलए को बोलने की अनुमति जो देते हैं, कभी कभी अगर आप सदन की अभी यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा
तो देखते हैं कि एमएलए अपना कोई राय देते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में बताते हैं। जो ये बोलने की अनुमति देते हैं वो उनकी जो होती है वह विधानसभा के अध्यक्ष बोलने की अनुमति देते हैं। निर्णायक मत कहने का मतलब अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह, हालांकि जहां विधान परिषद नहीं है वहां की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे झारखंड में नहीं है, तो दोनों जगह अगर किसी भी प्रस्ताव पे मत बराबर हो जाता है तो वे एक मत ये दे सकते हैं, और यह एक निर्णायक मत तो होता है, निर्णायक मत होता है। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, कोरम की अभाव में। कोरम की अभाव कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सदन, विधानसभा की सदन में सारे एमएलए पहले से बैठे रहेंगे, फिर एंट्री होगी विधानसभा अध्यक्ष की। अब विधानसभा अध्यक्ष जब आते हैं तो उनको अगर ये पाते हैं कि कुल सदस्यों का 10वां भाग अगर उस सदन में प्रेजेंट नहीं है तो उस सदन का स्थगन कर देंगे, अर्थात उस सदन का बैठक का कार्यवाही नहीं चलेगा, बैठक की कार्यवाही नहीं चलेगी। अर्थात कहने का मतलब कि विधानसभा सदन में सदस्यों का 10वां भाग वहां प्रेजेंट होना चाहिए, तो विधानसभा के अध्यक्ष वहां जाएंगे, अपनी कार्यवाही को चालू करेंगे, अगर नहीं तो नहीं करेंगे। ये होता है कोरम, ठीक है। अब देखते हैं कि विधानसभा के उपाध्यक्ष क्या हैं। उपाध्यक्ष का कार्यकाल देखिए लंबा हो जाएगा वीडियो, इसके कारण विधानसभा का जो भी अध्यक्ष काम है, जिनको इनको शक्तियां दी गई है, वैसी ही शक्तियां विधानसभा उपाध्यक्ष को दी गई है। अब कहिए कि कब ये अपने शक्तियां का उपयोग करेगी, तो प्रश्न ये भी आता है कि ये अपनी शक्तियां का उपयोग कब करेगी। तो जब विधानसभा के अध्यक्ष अपने पद पे कार्यरत ना हो तो उस समय विधानसभा के अध्यक्ष का काम उपाध्यक्ष करते हैं। और उपाध्यक्ष कैसे चुना जाता है, तो उपाध्यक्ष जो चुना जाता है वह किस विधानसभा के मेंबर में से एक अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं और एक उपाध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। अब प्रश्न ये आता है, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न ये आता है थोड़ा सा अगर आप लोग डीप जाना चाहें तो, कि अगर मान लिया जाए विधानसभा के अध्यक्ष अपने पद पे नहीं हैं तो बात समझ आती है कि उनके काम को जो संभालेंगे वो उपाध्यक्ष संभालेंगे। अगर कंडीशन ऐसी आ जाती है कि दोनों ही अपने पद पे नहीं हो तो इनके कार्य को कौन संभालेगा, ठीक है। तो इनके कार्य को संभालने के लिए राज्यपाल को हक दिया गया है कि राज्यपाल किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष का काम संभालने के लिए नियुक्त कर सकते हैं, थोड़ी ही समय के लिए, लेकिन अन्य व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकते हैं। राज्यपाल को यह अधिकार है, ठीक है। अब तो विधानसभा का जितना भी विधानसभा अध्यक्ष का काम होता है, अगर विधानसभा अध्यक्ष ना रहे तो उपाध्यक्ष उनके पद को सारे के सारे कार्य को संभालते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया विधानसभा उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है सारे एमएलए में से एक एमएलए को चुन लिया जाता है। तो जितना इनकी कार्य शक्तियाँ हैं, अगर ये इनके अब्सेंटी में ये सारे के सारे करते हैं, चीज़ें आपको समझ आ गई, आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ना हो तो अन्य व्यक्ति को इनके कार्यभार को सौंपा जाता है, इनकी जो नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। हालांकि ये थोड़ा लघु समय के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है। अब आते हैं कि कोरम क्या होती है। थोड़ा ये जो पॉइंट है आपका कोरम, कई किताब में आपको देखने को मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए कोरम आपको थोड़ा सा शॉर्ट में तो बता ही दिए कि कोरम जो होती है वह, मान लिया जाए अब अलग अलग राज्य के अलग अलग विधायक होंगे, अलग अलग विधायकों की संख्या होगी, कुल विधायकों संख्या का 10वां भाग सदन में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर सदन में प्रेजेंट होते हैं तो फिर विधानसभा के अध्यक्ष सदन में कार्यवाही स्टार्ट करेंगे या तो नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे तो एक वर्ड आता है कि स्थगन कर देंगे। अब स्थगन क्या होता है, अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो के नीचे में एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक को जाके देख लें। स्थगन, विघटन, निलंबन क्या होता है आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। तो ये होता है कोरम। अब आता है कि सदन में मत क्या होता है। सदन में वही जैसा कि हम आपको बताएं कि अगर दोनों सदनों में मत की बराबरी हो जाती है तो वैसी अवस्था में विधानसभा अध्यक्ष को यह हक है कि वो एक निर्णायक मत दे दें। हालांकि विधानसभा के अध्यक्ष मत नहीं करते हैं, लेकिन वे अगर दोनों सदनों में मत बराबर हो जाता है तो एक निर्णायक तौर पे अपना एक मत दे सकते हैं। यहाँ एक आप लोग चीज़ें लिख लीजिएगा। हम आपको कोरम बताएं, उसमें से बताएं कि कुल सदस्यों का 10वां भाग प्रेजेंट होना चाहिए, वो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के 10वां भाग प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब होता है कि साधारण विधेयक किसे कहते हैं।
साधारण विधेयक किसे कहते हैं? तो आप देखिए, थोड़ा आप इसे ध्यान से देखिएगा। कोई भी जो प्रस्ताव पेश किया जाता है वह पहले मान लिया जाए कहीं भी पेश किया जा सकता है, लेकिन बोलिए विधानसभा में पेश किया जाता है, फिर विधान परिषद में पेश किया जाता है, विधानसभा अगर पास करे तो विधान परिषद में पेश किया जाता है। ठीक है, साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं, विधानसभा में पेश करने के बाद विधान परिषद में पेश किया जाता है। हालांकि विधान परिषद के सदस्यों को ये अधिकार है कि वे इस प्रस्ताव जो इनके पास भेजा गया ये रोक सकते हैं या संशोधन करके फिर कुछ सुधार करके विधानसभा में भेज सकते हैं। ठीक है, अगर इनको अब प्रश्न आता है कि ये कितने दिनों तक रोक सकते हैं, तो ये सिर्फ 3 महीने तक रोक सकते हैं। ठीक है, 3 महीने तक रोक सकते हैं। और फिर अगर भेजते हैं, रोक भी लिए और ये फिर से भेजते हैं संशोधन करके, तो 1 महीना और लगेगा, अर्थात टोटल 4 महीना के बाद अगर ये फिर भी स्वीकृत नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते इस प्रस्ताव को, संशोधन करने के बाद भी, अपने पास रख लेने के बाद भी, तो ऐसी अवस्था में यह जो प्रस्ताव होता है वह पारित माना जाता है। यह प्रस्ताव पारित माना जाता है और यह प्रस्ताव को राज्यपाल के पास राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। चूँकि आपको पता है कि वह प्रस्ताव तब तक प्रस्ताव है जब तक कि विधानसभा से पास हो रहा है, विधान परिषद से पास हो रहा है। जैसे ही राज्यपाल की स्वीकृति मिल जाती है तो यह प्रस्ताव एक अधिनियम बन जाता है, एक कानून बन जाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि साधारण विधेयक को प्रस्ताव को विधान परिषद सिर्फ व सिर्फ 4 महीने तक रोक के रख सकती है, इससे ज़्यादा रोक के नहीं रख सकती है। अब आता है कि हम लोग धन विधेयक किसे कहते हैं? धन विधेयक किसे कहते हैं? देखिए, धन जो विधेयक होता है वह राज्यपाल के स्वीकृति के बाद सबसे पहले विधानसभा में पेश किया जाता है। आप यहाँ देखिएगा, कोई भी प्रस्ताव विधान परिषद या विधानसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है, साधारण विधेयक हो तो। अगर धन विधेयक हो तो वे हमेशा विधानसभा में ही पेश पहले किया जाता है, वो भी राज्यपाल स्वीकृति के बाद, राज्यपाल अनुमति के बाद विधानसभा में पेश किया जाता है। विधानसभा में पेश करने के बाद विधान परिषद में भेजा जाता है, विधान परिषद में भेजा जाता है। अब ये विधान परिषद के पास भेजने के बाद 14 दिन का समय विधान परिषद को दिया जाता है कि आप क्या निर्णय देना चाहते हैं, आप दीजिए। अगर ये भाई 14 दिन के बाद कोई भी निर्णय नहीं देता है तो विधान परिषद के द्वारा इसे पारित माना जाता है, विधानसभा के द्वारा इसे पारित माना जाता है। चूँकि यहाँ विधानसभा के द्वारा इसे पारित माना जाता है। आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि प्रस्ताव के संबंध में विधान परिषद को ज़्यादा हक नहीं दिया गया है। विधान परिषद को ज़्यादा हक साधारण विधेयक में भी नहीं दिया गया है और धन विधेयक में भी नहीं दिया गया है। चूँकि जनता का सदन ये होता है, विधान परिषद को पूरी जो हक है वह प्रस्ताव के संबंध में बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। अब देखिए, यह जो विधानसभा इसको पास कर देती है, पास मानती है, उसके बाद राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है। हालांकि राज्यपाल इसकी स्वीकृति, धन विधेयक की स्वीकृति दे ही देती है, क्योंकि जब पहले धन विधेयक लाया गया है तो राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही तो विधानसभा में पेश किया गया था। तो अधिकतर जो धन विधेयक है वो फाइनली राज्यपाल स्वीकृति दे ही देते हैं, क्योंकि धन विधेयक को लाने से पहले इनसे अनुमति ले ली जाती है। तो देखिए, हालांकि धन विधेयक को विधान परिषद 14 दिन तक रोक सकती है और साधारण विधेयक को 4 महीने तक रोक सकती है। तो अब आपको समझ आ गया ना कि कोई भी जो विधेयक है, विधान परिषद को क्यों नहीं कोई भी राज्य अपना रही है, राज्य क्यों नहीं अपना रही है? देखिए, यही लोचा है। लोचा क्या है कि कोई भी विधेयक यहाँ पास कीजिए फिर ये रोक के रखेगी, यहाँ पास कीजिए फिर ये रोक के रखेगी। कानून बनने में थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी, थोड़ा सा विलम्ब हो जाएगा। इसलिए हम आपको पहला पॉइंट लिखाए दे कि विधायी कार्य में विलम्ब होती है। देखिए ना किस तरह से विलम्ब होती है, कभी 4 महीना रोक लेता है तो कभी 14 दिन रोक लेता है। हालांकि
धन विधेयक को रोकने का अधिकार इसको बस 14 दिन है। 14 दिन में कोई रिप्लाई करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पास माना ही जाएगा। उसके बाद राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको चीजें समझ आ गई होगी। आप विधानसभा से रिलेटेड आपको कहीं से क्वेश्चन हो, किसी प्रकार की क्वेश्चन हो, कहीं से भी क्वेश्चन हो, आपसे कोई क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।